अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं कि इश्यूज़ आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन। वो मसाइल आप लोग लगा तो लेते हैं, सब लोग सोलर पैनल का आजकल बड़ा रुझान है, लेकिन जो नए लोग हैं वो लगा लिया भाई, फिर जो इश्यूज आ रहे हैं ना उनके बारे में थोड़ी सी मैंने देखा। पॉजिटिव तो बहुत जा रही है, लेकिन नेगेटिव या जो इश्यूज हैं और कैसे रेक्टिफाई करना है उस पर कोई वीडियो नहीं बनी। तो सिंपली मैंने कहा चलें आपसे आज एक वीडियो शेयर की जाए, जिसमें ये बताया जाए कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जब आदमी नया सोलर इंस्टॉलेशन करा देता है और फिर कहता है यार बैकअप नहीं आ रहा है, कभी इन्वर्टर में इशू, कभी कहता है मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो ये इस तरह के ना मसाइल आ रहे होते हैं। तो और इलेक्ट्रिसिटी सही से बन नहीं रही, बैकअप उठा नहीं रहा, मुझे इतना चाहिए था, इतना नहीं होने चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा हम आज रोशनी डालेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इशू है और उसका हल क्या तलाश किया जाए। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा ही उठाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला हम जो लेते हैं ऊपर से ही शुरू होते हैं। तो ऊपर हम जब देखते हैं तो सबसे पहले सोलर पैनल को खुद देखते हैं। अब लोगों के सोलर पैनल हैं, किसी का 550 वाट के लगे हुए हैं, किसी के 150 वाट हैं, कोई 325 वाट के हैं। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके के लगाए हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, जब आप ये इंस्टॉलेशन करवा देते हैं छत पे आपके पैनल लग गए, ठीक है, पैनल लगे हुए हैं, ये काफ़ी सारे पैनल इंस्टॉल्ड हैं ना। ये पैनल मैंने थोड़ा टिल्ट करके दिखाया और इनकी केबलें हुई हुई हैं और ये जा रहे हैं इन्वर्टर के अंदर। तो एक बात याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर जो वायरिंग अब करते हैं ना, ये सीरीज़ में करते हैं। सीरीज़ में यानी कि एक पैनल के साथ, यानी कि इधर से माइनस उठाया तो इसका प्लस आया, तो इसका माइनस, तो फिर इसका प्लस, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस, फिर इसका माइनस, तो फिर आखिरी में प्लस। तो यानी ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। और इसी तरह से ये सेल जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए होते हैं, ये पैनल्स के अंदर ना सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ये होता है कि काफ़ी अरसे तक लगा हुआ है भाई, 1 डेढ़ महीना हो गया। हमारे शहर में माशाल्लाह गर्द गुबार काफ़ी उड़ता है और काफ़ी मट्टी उड़ती है। तो ये जो है ना इसके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से अगर ये 550 वाट का पावर दे भी रहा है तो वो रह जाती है 400 वाट की। ठीक है, आपने ये मट्टी साफ नहीं करी, 400 से 350 मैंने वाट, तो वो वैसे ही है, ठीक है ना। उसके बाद जब ये पावर कम हो गई और इल्ला माशाल्लाह अगर बादल भी आ गया दोबारा, तो ये रह रह के 200 वाट ही रह जाती है। जो 500 वाट का पैनल है वो 200 वाट दे रहा होता है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप हर महीने का एक आदि बनाएं कि किस तरह से सोलर पैनल की सफाई की जाए। जैसे फूल झाड़ू लें या कपड़ा लें और उसकी सफाई ज़रूर करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन करवाएं ज़रूर। सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एफिशिएंसी काफ़ी डिग्रेड कर देता है, ठीक है। दूसरा दूसरा फैक्टर एक और इम्पोर्टेंट है कि एक फिज़िकल लुक भी आप करा करें। मतलब महीने में या 15 दिन के बाद एक चेक करा करें कि कोई पैनल में कोई डैमेज तो नहीं हुआ कुछ, या आग तो नहीं लगी, या वायरिंग शॉर्ट तो नहीं है। तो इस तरह को भी आप देखा करें। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि होता ये है कि आप लोगों ने सोलर पैनल लगा दिए। अब मुझे पता है सोलर पैनल तो कोई मैकेनिकल तो मशीन है ही नहीं, उसमें वेयर एंड टियर तो है ही नहीं। आपने फिजिकल लगा दिया और लगा हुआ है वो भी छत पे। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो है ना, जब खुशी मनाई जाती है तो फायरिंग बहुत होती है। जब फायरिंग होती है तो ब्लड जब आसमान पे जाता है तो वो वापस भी आता है। जब वो वापस आता है ना, तो एक आध सोलर पैनल पे गलती से गिर जाता है, और वो गिर गया तो इसका जो शीशा होता है वो एक तरह का गाड़ी वाला ही होता है।
जो कि एक तरह का फिर वो मकड़ी का जाला बना लेता है और वो डैमेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर ये एक तरह की रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये डैमेज हो गया। तो ये एक फिजिकल लुक ज़रूर देख लिया करें। तीसरा ये कि ना, आप ये भी देखा करें कि वोल्टेज चेक, यानी जो ये आप ज़ाहिर है वो तो आप खोल तो सकते नहीं है, क्योंकि होता ये है कि तकरीबन 550 वॉट का पैनल है, तो ये तकरीबन अराउंड 50 वोल्ट से 53 या 47 या 48 वोल्ट दे रहा होता है। अगर हमने 4 को ऐड कर दिया तो ये 220 वोल्ट डीसी दे रहे होते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस दिन इंस्टॉलेशन हुई थी तो इन्वर्टर के अंदर घुस के देखेंगे क्या आ रही थी और कितने एम्पियर वो देख रहा था, और अब क्या एफिशिएंसी रह गई, तो ये देख लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, जो सेकंड इशू, सबसे बड़ा जो इशू हमने देखा गया है और लोगों के पास आता है, वो है जनाबे वाला इन्वर्टर का। अब किसी ने 1.5 kVA का इन्वर्टर लगाया है, किसी ने 2.5 kVA, किसी ने 3, किसी ने 5, 7.5, 10 kVA। अच्छा जी, एक मैं बात बताऊं, अंदर से डिज़ाइन एक ही है सबका, बस उसमें मॉडिफिकेशन ये कर दी जाती है, मॉसफेट या चार्जिंग मॉसफेट ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। वो कहने की बात मेरी ये है कि इंजन, जब गाड़ी का इंजन तो एक ही जैसे होते हैं, ज़्यादातर थोड़ी सी चेंजेस करके ये बस नाम, किसी का इन्वेरेक्स, किसी का क्राउन या ये। तो अक्सर जो बेशतर मैं खुद भी रिपेयर करता हूँ, तो मैंने देखे कम बेश 19-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। ठीक है ना। तो इन्वर्टर के अंदर जो फेलियर आते हैं वो, भाई शुरू का 6 महीने 8 महीने तो बहुत अच्छे चले, ये आज चलते हैं तो फेलियर आता है। फेलियर क्यों आता है? अब फेलियर की वजूहत सुने। ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि लोड ज़्यादा दे देते हैं, लोड देने से अंदर के जो मॉसफेट होते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि उसके साइड पे अगर आप इन्वर्टर के साइड पे देखें तो वहाँ, हाँ, एक अगर ये इन्वर्टर है सिंपली, तो आप इन्वर्टर के साइड पे ये जालियाँ होती हैं, तो ये इन जालियों को क्लीन करें टाइमली, हर 15 डेज़ के बाद, जो कि मैंने देखा है नहीं होती, मट्टी बेइंतहा। तो वो इधर फैन जो चल रहे होते हैं और वो हवा इधर से लेके और नीचे पास ऑन कर रहे होते हैं, ताकि हीट डेसिपेशन जो है वो हीट को रिड्यूस किया जाए। जो अंदर हीट सिंक लगी हुई है मॉसफेट पे, उसको ठंडा करते हैं। तो वो पता चला वो हवा ही नहीं जा रही, तो उसको भी आप सही करें, मतलब ब्लोअर, हाँ ब्लोअर लेके आप उसको मारें, तकरीबन हर 15-20 दिन के बाद एक सर्विस करें। दूसरा ये कि आप, एक मसला और भी बहुत बड़ा देखा गया है, जो कि हमारे साल में ज़्यादातर 2 महीने बादल रहते हैं और बहुत डेंस किस्म के बादल आते हैं या बारिश होती है साल में, और उस वक्त जो ह्यूमिडिटी फैक्टर होता है, मैंने देखा है 90 to 95 तक चला जाता है परसेंटेज। अब इस परसेंटेज पे होता क्या है कि जब इसके अंदर जो मदरबोर्ड या बोर्ड लगा हुआ है ना, जो इसका अपना बोर्ड है, उस पे छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक डिवाइसेस, जिसे हम कहते हैं एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, यानी वो उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और आईसीज और कंट्रोलर्स और वायर्स जा रहे हैं। अब इन पे जमा हो जाती है छोटी छोटी मट्टी। अब मट्टी जमा हो गई इन पे, उसके बाद ये इतने नाजुक होते हैं, फिर इस पे जंग लगता है और ये शॉर्ट सर्किट से डैमेज हो जाते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली क्लीन करते रहा करें, यानी कि अब नमी को कैसे बचाया जाए। अब नमी की वजह से भी फेलियर रेट बढ़ जाता है। होता ये कि अंदर जो मॉसफेट लगे होते हैं, जिसके अंदर गेट, ड्रेन सोर्स की वायरें होती हैं, अब हल्के हल्के ये मट्टी जमा हो गई। अब ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर यहाँ मट्टी की एक लेयर बन गई और मॉइस्चर इस पे आ गया तो ये शॉर्ट हो जाते हैं खुद ब खुद। हालांकि मैन्युफैक्चरर ने उसको जीनियन मॉसफेट लगाए थे और बहुत ज़बरदस्त काम किया था, लेकिन फिर भी फेलियर रेट आता है। तो ये इस वजह से भी फेलियर आ रहा है। तो फिर फिर अब आप जब इसको अंडर वारंटी में जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फेल हो जाता है, आप दूसरा कोई सोल्यूशन दें। तो ये होता है, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम
कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह चुनें जहाँ मिट्टी कम आती हो, जैसे इंडोर की तरफ इंस्टॉलेशन करें, बाहर नहीं। दूसरा ये कि प्रॉपर्ली हर वीक में आप उसको ब्लोअर लगाएं, सफाई करें, खोलने की ज़रूरत नहीं है, सफाई करें। तीसरा ये कि इसकी हेल्थ के लिए ना आप ज़रा लोड, एक बात याद रखिएगा, लोग मैंने देखा है कि भाई आपने 3.5 kVA का इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर ले लिए हैं, लोड आप डाल लें 2.8 3 किलोवाट का। तो सर ऐसा ऐसा जुल्म ना करें। ये चाइनीज़ मशीनें हैं, फेलियर रेट आ जाता है, तो इसको तकरीबन आप इस पे 50 to 65% का मैक्सिमम लोड दें तो रिलायबल चलेगा। अगर एक छोटा सा पुर्जा भी फेलियर हो जाता है तो पूरा फेलियर हो जाता है। जैसे आपका निज़ाम है, एक जगह पे दर्द हो जाए, नाखून ही टूट जाए, तो आपको दर्द होगा, आप सही से वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो एक हेल्दी हालत में देते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, जब ये इंस्टॉलेशन करते हैं, जो आपकी टीम आती है इंस्टॉल करके चले जाती है, तो एक होते हैं उसके पैरामीटर सेटिंग। पैरामीटर सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है चेक करना। पैरामीटर सेटिंग इसलिए ज़रूरी है जनाब वाला कि अगर आप प्रॉपरली पैरामीटर सेट नहीं करेंगे तो जो आपकी बैटरी है ना, ये प्रॉपरली चार्ज नहीं होंगी, और बैटरी अगर प्रॉपरली चार्ज नहीं हुई तो फिर आपको ये बैकअप नहीं देगी, और बैकअप नहीं मिला तो फिर आप कहेंगे कि भाई रात में तो मुझे कुछ बैकअप ही नहीं मिल रहा यार, मैंने एसी लगाए इतना, 15 20 लाख 10 लाख 8 लाख का सिस्टम लगाया, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो एक बात याद रखिए, एक सिंपल सा फार्मूला मैं दे रहा हूँ कि अगर बैटरी की टाइप पढ़ें, गूगल में सर्च कर लिया करें, ज़्यादा ट्यूबलर बैटरियाँ लगती हैं, ट्यूबलर बैटरीज लगती हैं, तो इनका जो चार्जिंग वोल्टेज है ना वो 14.7 है। अब अगर आपने 14.7, उस वक्त है कि अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है, और अगर आपका अल्लाह भला करे 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो आप इसको तकरीबन आप 28.8 पे रखें या 28.29 पे रखें। और इसी तरह से अगर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो उसमें आपको इसको 58 या वोल्ट या 59 पे जाना चाहिए, यानी 4 बैटरियां सीरीज में है तो उनको उस वोल्ट पे जाना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने देखा है, ये चीज़ें होती नहीं है, चार्जिंग सही से होती नहीं है, आप कहते हैं बैकअप नहीं मिल रहा। तो सर इस चीज़ को भी आप इन्वर्टर की हेल्थ को देखते रह करें। तीसरी हम खुद आ जाते हैं, वो है बैटरी। बैटरी ट्यूबलर ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए यूज़ करें कि इसका जो रिज़ल्ट है ना बहुत अच्छा है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ पिछले 4 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है और बेहतरीन है ये। हाँ, इसके अंदर आप वो इसकी पानी का लेवल को मॉनिटर करते रहा करें। वो एक दूसरे टाइप के आते हैं कैप्स, वो वैसे वैसे भी ये ट्यूबलर बैटरियाँ देती हैं जो फ्लोटिंग टाइप होते हैं, उसमें वो बताता है कि भाई ये लेवल अभी नीचे हो गया या अप है, तो इसको मॉनिटर करा करें कि भाई पानी ख़त्म तो नहीं हो गया। और जो बैटरी के टर्मिनल पे जो वायर्स जा रहे होते हैं, जो कनेक्ट हो रहे होते हैं इन्वर्टर पे, यहाँ करोसिव इफेक्ट तो नहीं आ गया। तो इसको भी एक रूटीन बनाए कि भाई एवरी मंथ किसी टाइम पे आधा 1 घंटे का टाइम निकाला करें। तो ये सब चीज़ें, जैसे आप कार की मेंटेनेंस करते हैं तो हर चीज़ देखते हैं कि भाई ऑयल पूरा है, रेडिएटर में पानी है, ब्रेक ऑयल है, ये नहीं है, तो इसका भी एक थोड़ा सा अपना मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएं कि देखना ही नहीं। ये ऐसा नहीं है कि लगाया और बस बिजली देना है। जब आप के इलेक्ट्रिक से भी बिजली देखते हैं तो पीछे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री और एक टरबाइंस चल रहे होते हैं, तो वो रात दिन 24 घंटे रनिंग में ही होता है, तब बिजली आ रही होती है, तो वो ग्रिड सिस्टम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रही होती है, तो वो होता है। तो ये सिस्टम आपका है, बेसिकली आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल। फिर आप कहते हैं कि भाई ये फेलियर आ रहा है या ये हमें वो एफिशिएंसी नहीं मिल रही, हमने लाखों रुपए लगा दिए कि बचत नहीं है, हमें फिर कन्वर्जन करना पड़ रहा है के इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। तो बैटरी के लिए आप उसको फिजिकल लुक करें, वाटर लेवल चेक करें,
उस पे टर्मिनल पे करोजन तो नहीं आया, अगर आया है तो फिर ऑयल और वो जो WD-40 लुब्रिकेंट होते हैं वो मारें उसके कनेक्टर पे। और वोल्ट मीटर अगर आपके पास है तो डिजिटल वोल्ट मीटर से देखें, कभी कभार जैसे तार निकाल के देखें कि परफेक्ट दे रही है या नहीं। ये वो सिस्टम है जो लगाने के बाद 1 साल के बाद जो इश्यूज आते हैं, तो उसमें मैं कह रहा हूँ नया सिस्टम तो वो परफेक्ट चलता है, मैंने देखा। वायर चेक करेंगे, जो वायर्स आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं वो टूट गया हो, बीच में एक सिंगल वायर आ रहा है, हीट अप हो गया हो, या कोई कोई और वजूहत की बिना पे टूट गया हो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है, ओ वीडियो जो बनाई है हमने, समझाने की कोशिश की कि ये एक सिस्टम जो लगाता है जिसमें लेट से 3 kVA का कि 4-5 उसमें 6 सोलर 550 के 6 लगा लिए पैनल, एक 3 kW का आपने DC इन्वर्टर लगाया, फिर वायरिंग लगाई, फिर 24 वोल्ट का सिस्टम है, 2 बैटरियां लगाई, फिर DC DB लगाई। तो प्लीज़ आप पैनल को सफाई करें, उसको देखें, हर हफ्ते की आइडिया करें, यानी 10 दिन के बाद उसको सफाई करें, एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, फिर इन्वर्टर के ऊपर ब्लोअर या उसके साइड पे जो कवर्स पे जो फोमी होता है उसको साफ़ करें, ब्लोअर लगाएं, ठीक है। और तीसरा, बैटरी